Welcome to my channel Civil Services Hub. Myself Mrityunjay Kumar Saraswati. I have given in very first attempt Civil Services Men's 2009 interview, and also I have given 53 55th CCE BPSC interview, and finally I have not selected by 1 marks. सबसे पहले चलते हैं आज 70th CCE का एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल साइट्स जो बीपीएससी की है उस पर आ गया है। आप डाउनलोड कर लें और 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है 12 बजे से 2 बजे तक, इसकी सूचना पहले भी दी गई थी ऑफिशियल साइट्स पर। और इसमें आपको करना क्या है, एडमिट कार्ड अपने डैशबोर्ड से आप क्लिक करेंगे, लॉगिन पासवर्ड जो आपको होंगे, उसके बाद आप जाएंगे तो 70th पर, अगर आप 69th भरे होंगे तो ठीक है, 70th भी भरे होंगे तो 70th पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से जा कर के सीधा आपको राइट साइड में टॉप में डाउनलोड एडमिट कार्ड है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक आ जाएगा, उसमें क्लिक कर देंगे कि सही बॉक्स में, चेक बॉक्स में, उसके बाद अपना कैप्चा कोड भरेंगे और देन एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और उसको प्रिंट पीडीएफ ले करके 2 प्रति रखनी है, एक प्रति आपको साथ में और एक प्रति वो अटेंडेंस बनाने के समय लेते चले जाएंगे, ठीक है। और दोनों प्रति में आपको हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर करनी है, इन्विजिलेटर भी सिग्नेचर करेंगे और OMR सीट भरनी है आपको, देखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा और कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर करनी है और इस तरह से। और अपना जो आई कार्ड है, फ़ोटो ID कार्ड जो आपने दिया होगा फॉर्म फिलअप के दौरान, चाहे वो DL दिया होगा, चाहे आधार कार्ड या पैन कार्ड, वो आपको ले जाना ज़रूरी है। जो दिया होगा वही ले जाइएगा, ठीक है। और कोई भी एक फ़ोटो ID होनी चाहिए, लेकिन 3 ही विकल्प था तो 3 में से एक ले जानी है। जो आप भरे हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और वही ले जाना सही रहेगा। और बाकी आपको 1 घंटा पहले, 12 बजे से परीक्षा है तो 1 घंटा पहले तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। 1 सेकंड या 1 मिनट भी देर होगा तो आपको एंट्री अलाउड नहीं की जाएगी एग्जामिनेशन में। बाकी बायोमेट्रिक्स भी होंगे और आपके फेस रिकॉग्निशन भी होगा, ठीक है। फेशियल रिकॉग्निशंस भी लिए जाएंगे और फेशियल, ये देखिए यहाँ पर दिया है बायोमेट्रिक भी एंड फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये सब आपको किए जाएंगे और परीक्षा बढ़िया से दीजिए। ऐसे मार्केट्स में या तमाम लोग जो एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विरोध कर रहे हैं। ऐसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो सही नहीं होती है। सामान्य जो छात्र होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक समान अवसर प्रदान नहीं करती है, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती है, इसलिए इसका विरोध सही है। हाल में UPPCS ने भी नॉर्मलाइजेशन लागू करने के सोचा था, लेकिन छात्रों के विरोध के कारण, अब एस्पिरेंट्स और अभ्यर्थियों के विरोध के कारण प्रयागराज में UPPCS के दफ्तर के सामने धरने के कारण उसको वापस लिया गया। 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर हो रहा है। यहाँ पर BPSC ने बताया है कि 3 कलर कोड में एक निर्देश जिला पदाधिकारी महोदय के नाम से जारी किया गया है, क्योंकि वो एग्ज़ाम का नोडल ऑफिसर्स होते हैं और को कंडक्टर्स होते हैं, संयोजक होते हैं, है ना। तो उसमें ये जारी किया गया है कि 3 कलर कोड्स, और आज हिंदुस्तान में भी छपा है कि 3 कलर कोड्स में होंगे। और वो कलर कोड्स कौन कौन होंगे? ब्राउन, है ना, भूरे, ब्लू और येलो, ये 3 कलर कोड्स में ये क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि नोटिफिकेशन में आपका भी लिखा था, जो 70th का नोटिफिकेशन 23 सितंबर को आया था और 28 सितंबर से लेकर के आपको 18 अक्टूबर तक पहले बार और दूसरी बार में विस्तारित किया गया था परीक्षा फॉर्म फिलअप करने का 4 नवंबर तक। उसमें स्पष्ट बातें लिखी गई थी, मल्टीपल सेट में क्वेश्चन प्रयुक्त होंगे। दूसरा बात, 1/3 नेगेटिव रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। ई ऑप्शंस तो उन्होंने 69 से ही हटा दिया है, लेकिन 69 से 1/3 किया था, यहाँ भी 1/3 है। ये सब चीज़ें, बातें यही हैं। और दूसरी बात, आप परीक्षा में किसी भी प्रकार के कदाचार नहीं करेंगे, एक दूसरे से, कैंडिडेट से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको CCTV मॉनिटरिंग में एग्ज़ाम होता है और उसका
हेडक्वार्टर्स में बीपीएससी ऑफिस के अंतर्गत भी मूल्यांकन होता है। तो आप किसी भी प्रकार के कदाचार या किसी भी बगल के कैंडिडेट्स आगे पीछे जो कैंडिडेट्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, उनसे आप बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे भविष्य में और आपको डिवार्ड कर दिया जाएगा। तो ये प्रयास आपका देखना है और ईमानदारी से परीक्षा दीजिए। बेस्ट विशेज है सिविल सर्विसेज हब की तरफ से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें किया क्या जाता है। जैसे मान लिया कि 36 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, बिहार के टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से 36 डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा आयोजित की जा रही है और कलर कोड 3 है। तो अगर देखिएगा कि एक ज़िले में 12 मतलब कलर कोड को 12 डिस्ट्रिक्ट मिला, तो 3 कलर कोड को 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2-3 कलर का भी हो, है ना, ऐसा भी वो कर सकते हैं। या एक डिस्ट्रिक्ट में अगर ब्राउन हो तो दूसरे में बगल वाले में येलो होगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें होगा क्या, जब नॉर्मलाइजेशन के करेंगे तो 3 कर सकते हैं, चाहे वो स्केलिंग करेंगे, जैसे मेंस वगैरह में होता है। स्केलिंग में होता है कि आप स्केलिंग करेंगे या परसेंटाइल लगाएंगे या नॉर्मलाइज्ड करेंगे। तो परसेंटाइल में होता है क्या है, यूपी पीसीएस ने भी जो परसेंटाइल लागू करने की सोची थी उसमें नोटिफिकेशन में अपने ऑफिशियल साइट पर दिया था, कई केसेज हुए थे। तो उस केसेज के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि उस केसेज में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि नॉर्मलाइज करनी है तो आपको एक विधि होगा, एक मेथोडोलॉजी होगा जो साइंटिफिक होता है और 6 डेसिमल का 6 मतलब अंक तक, डिजिट तक वो लिया जाता है। तो उसमें किया जाता है कि जैसे आपका एक्चुअल जो स्कोर्स है, रॉ स्कोर्स है, मान लिया आउट ऑफ 150 में आप निगेटिव अंक का प्रावधान करते हुए जो आपने सही किया क्वेश्चन का, वो आंसर मान लिया आपका 90.67 आया। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो कटेंगे तो 90.67। अब ये जो अंक आया आपका एक्चुअल है, रॉ मार्क्स है, ठीक है, एक्चुअल मार्क्स है आपका। तो इसको क्या किया जाएगा, जैसे मान लिया कि ब्राउन कलर वाले में या येलो और ब्लू कलर वाले 3 कलर सेट अगर यूज किए जा रहे हैं तो उसमें किया जाएगा कि अगर परसेंटाइल लगा करके वो नॉर्मलाइज्ड करेंगे स्कोर, तो आपको टेक्निक क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो टोटल हैं उस ब्राउन कलर में जितने हुए, ठीक है, जितने लोगों को क्वेश्चन दिया जाना है एडमिट कार्ड ब्राउन कलर के लिए, मतलब अगर सेट यूज करनी है तो ब्राउन कलर वाले, ठीक है। मान लिया आपको 4.83 लैक्स टोटल कैंडिडेट्स हैं, कुछ का एडमिट कार्ड शुल्क वगैरह या जो भी है, तो 4.83 लैक्स या 8 लैक्स का चल रहा है, मीडिया में दोनों चल रहा है। तो ये जो लाख कैंडिडेट्स हैं उसमें कुछ ब्राउन वाले होंगे सेट पाएंगे, कुछ येलो वाले होंगे, कुछ ब्लू वाले होंगे। 3 कलर का वो उन्होंने कहा है, जिला पदाधिकारी महोदय के संबोधित जो नोडल पदाधिकारी हैं, है ना, संयोजक हैं, तो कन्वीनर है। तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लिया कि 90.67 अंक किसी अंक का एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट्स के आया, तो वो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। मान लिया कलर कोड ब्लू वाले में सपोज 1.5 लैक्स कैंडिडेट बैठे, ठीक है, और जो कैंडिडेट ब्लू कलर में बैठनी थी, एपियरिंग ये हुआ, एपियरिंग 1.5 लैक्स हो गया, ठीक है, लैक्स। और जो बैठनी थी, जो एक्चुअल मार्क्स है, मान लिया इसको में 2 लैक्स बैठनी थी, एक सपोज ले लीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1.5 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटाइल निकल जाएगा। उस परसेंटाइल पर नॉर्मलाइजेशन वो करेंगे, ठीक है। ऐसा वो कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएस जैसा निकाला था नोटिस, वो एक साइंटिफिक विधि होती है, उसके अनुसार वो अगर करेंगे तो ये करेंगे। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आयोग का ये कहना है, ये मैं बिल्कुल आप चैनल में बोल रहा हूँ, तो ये बातें आप स्पष्ट कर लीजिए। ये बातें मेरा अनुमान है और ये बातें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो यही तरीका होता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स का स्कोर उच्च रहेगा और कुछ कैंडिडेट्स का हाई रहेगा, तो उसको नीचे से नीचे इसमें होता क्या है कि अभी जैसे स्टेट का एग्ज़ाम बिहार में हुआ था,
जून में और मई में, तो उसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर करने में ये बातें आई थी सोशल मीडिया यूट्यूब के थ्रू कि कई लोगों का जो इनका उच्च स्कोर है, ज़्यादा स्कोर था, हायर मार्क्स थे, उनके कम मार्क्स हो गए और जो लोअर मार्क्स हैं उनका ज़्यादा हो गए। एनटीपीसी में भी जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो रेलवे के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, रेलवे बोर्ड्स के द्वारा, तो उसमें भी नॉर्मलाइज में यही होता है कि जो हायर मार्क्स फेच करते हैं, मार्क्स ऑब्टेंड करते हैं, उनका कम हो जाता है और कम वाले का ज़्यादा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से कहिएगा तो थोड़ी सी प्रक्रिया जो है वो है तो साइंटिफिक, लेकिन इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में यूपीपीसीएस केस में कहा था। उस समय मायावती की गवर्नमेंट थी, सुश्री मायावती सरकार में थी, कि इस प्रक्रिया को समझना मेरे बस की बात नहीं है। तो इस तरह के, और सुप्रीम कोर्ट ने ही कई वर्डिक्ट में हरियाणा वाले केस में या सिहाग वर्सेज केस में दिया था कि इस तरह की विधि जो मैंने बताया है इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी जेएसएससी का एग्ज़ाम जब झारखंड में आयोजित की गई, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसमें भी ये शिकायतें आई हैं कि हायर स्कोर वाला जो ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं उनका कम हो गया, और जो कम मार्क्स हैं, लेस मार्क्स फेचर्स हैं, उनका हो गया रिजल्ट। तो ये परेशानी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। और दूसरी बात, कलर कोड में अगर प्रश्न 150 के 150 सही रहेंगे तब तो नॉर्मलाइजेशन करने की प्रक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लिया 3 कलर कोड है, ठीक है, और वो हर कलर कोड का 4 सेट होगा, तो मान लिया कि 36 जिला है बिहार में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के, ऐसे तो 38 हैं, तो उसमें से अगर 12 कोड्स में 12 जिलों में एक कलर कोड्स होंगे, 12 जिलों में अनदर ब्लू हो जाएंगे और फिर येलो हो जाएंगे और किसी में ब्राउन हो जाएगा, 12-12 करके। तो अगर 150 क्वेश्चन रहेंगे तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी। लेकिन 150 क्वेश्चन अलग अलग कलर में भी हैं और क्वेश्चन भी अलग अलग है, मल्टी सेट है, तब तो वहाँ परेशानी होगी। हो सकता है कि 12 जिलों के लिए एक क्वेश्चन हो, 12 जिलों के लिए अलग हो, फिर दूसरे 12 जिलों के लिए अलग हो, तब तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, है ना। आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक ही क्वेश्चन रहेगा 150 सभी के लिए, कलर कोड कुछ भी हो, तब तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। अब बाकी तो एग्ज़ाम होने के बाद या आयोग के क्लैरिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन जारी कर देनी चाहिए थी कि केवल कलर कोड यूज होगा, 150 क्वेश्चन जो पहले यूज किए जाते थे वैसे ही होंगे। तब तो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स या जो भी हैं अभ्यर्थी कैंडिडेट्स, उनकी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी अब देखिए कैसा आयोग करती है, वो तो निर्भर करेगा। जब 13 दिसंबर को 12 PM में आप एग्ज़ाम देंगे तभी पता चल पाएगा अभ्यर्थियों को, और बाहर वाले को जो हैं वो तो 2 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। तो ऑल द बेस्ट। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर आयोग को सोचना चाहिए और गवर्नमेंट्स को भी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, संज्ञान लेनी चाहिए कि ये प्रक्रिया विवादास्पद है। कोर्ट में केसेज जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इससे जो परीक्षा की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। हालांकि मल्टी सेट आप दिए हैं नोटिफिकेशन में, तो मल्टी सेट तो आप दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब अपनाई जाएगी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी छात्रों को या एस्पिरेंट्स को या कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाएगा, तो उससे परेशानी बढ़ेगी और सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इक्वल पार में, एट पार, सेम पार में, मतलब उनको जज नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से ये लॉटरी सिस्टम हो जाएगा, ज़्यादा वाले का कम अंक हो जाएंगे और कम वाले का ज़्यादा। इस प्रक्रिया में ज़्यादातर यही होता है। अभी स्टेट में, बिहार में यही हुआ, जेएसएससी में यही हुआ, यूपीपीसीएस में यही होने वाला था। कैंडिडेट्स के विरोध के कारण, प्रोटेस्ट के कारण, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के कारण वो प्रक्रिया आयोग द्वारा रद्द की गई। उसमें सीधा पहल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई थी और उसने आयोग को कहा, इंस्ट्रक्शंस दिया कि आप छात्रों से बात करें। वही चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करके आयोग को कहना चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मांगों को पेशेंटली, सहानुभूतिपूर्ण, है ना, एम्पैथी और सिंपैथी के साथ विचार किया जाए। ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।